हेलो एवरीवन, दिस इज़ अन्ना कौशिक। सो प्रीवियस डीयू के फॉर्म वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीयू में पीएचडी एंड एमफिल के फॉर्म्स निकले हुए हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री पीएचडी की 80 सीट्स है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉन जेआरएफ है तो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे कि आप फॉर्म कैसे भरना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो एक बार हम फॉर्म पे बात कर लेते हैं। और उसके बाद में स्कॉलरशिप भी डीयू प्रोवाइड करवाता है, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। दिस वीडियो इज़ फॉर द इंस्ट्रक्शन फॉर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन में बेसिकली आपसे अपना ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड वगैरह मांगेगा। यहाँ तक तो आप कर ही लोगे। फिर आती है आपकी एप्लीकेशन डिटेल। ठीक है, अगर आप चाहो ना, अगर आपको ये पूरी डिटेल चाहिए तो इसका पूरा लिंक दे दूँगी, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हो। और अच्छे से भरना फॉर्म, क्योंकि उसके बाद में आपको इसमें करेक्शन की नहीं है कोई भी चांस, आप करेक्शन नहीं कर पाओगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और देखो, एप्लीकेंट्स नेम में आपको अपना एप्लीकेंट्स नेम भरना है, ध्यान से भरना। मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो वही। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी को चूज़ करते हुए ध्यान से रखना, क्योंकि कैटेगरी वाइज इनकी शायद कट ऑफ एंड ऑल होती है, डिपेंड करता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, एंड आपका नेशनलिटी, यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट, इसको ध्यान से देखो, यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट। बेसिकली यहाँ पे आपको वो यूनिवर्सिटी बतानी है जहाँ पे आपकी जहाँ से आपने अपनी एमएससी की है या फिर कुछ भी अदर कोर्स किया है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपकी जो, अगर आप मान लो अभी आपकी चल रही है कोई भी एमएससी एंड ऑल, तो आपको वहाँ पे आपका रिजल्ट अवेटेड करना पड़ेगा और वही आपको अपनी यूनिवर्सिटी करनी है। अगर आपकी अभी भी एमएससी चल रही है तो भी आप ये फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 4 जुलाई है, तो आप अभी जल्दी ही कर देना। ठीक है, बस फिर आई डोंट थिंक इसमें फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो उसके बाद में आपके सीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये सब आप कर ही लोगे। नाउ सी कि जब आप या अपना ये जिस पे स्टार मार्क्स है वही आपको मस्ट है कि आपको उसको भरना ही है। ठीक है, फिर आता है आपका स्टेप 2, पर्सनल प्रोफाइल एंड अपलोड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ एंड ऑल अपलोड करना है विद आपके फ़ोटोग्राफ पे, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आईडी प्रूफ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये तो जनरल डिटेल्स है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हो एंड ऑल। ठीक है, आपकी एड्रेस डिटेल। अब आते हैं मेन चीज़ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबको दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने अभी कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है, आपको वो चूज़ करना है। बेसिकली अगर आपका जो भी नाम, जो भी आप अपने पास किया है ना, जैसे कि एमएससी पास किया तो आपको वो एमएससी चूज़ करना है, आपने कहाँ तक क्वालिफिकेशन किया है। ठीक है, कोई भी इसमें नेट चूज़ मत करना, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई भी नेट चूज़ मत करना कि आपने लास्ट एग्जाम की नेट को मान लो। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मतलब आपने किस सब्जेक्ट में किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है रिजल्ट अवेटेड, यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट इज आपके मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स कितने थे। तो देखो, जब हम बेसिकली सीजीपीए निकालते हैं ना, तो 10 में से ग्रेड पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपके परसेंटेज में है, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसको ग्रेड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना, तो आपके जैसे सीजीपीए आ जाएंगे टोटल, वो आपको लिखना है। परसेंटेज भी आपको लिखना है कि परसेंटेज कितने हैं, और अगर आप मेंशन नंबर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देगा। यू कैन ऑल्सो फिल द रिजल्ट अवेटेड। ठीक है, नेम ऑफ लास्ट कॉलेज अटेंडेंट, आपने लास्ट कॉलेज में कौन से कॉलेज में आपने किया था। ठीक है, फिर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर ओनली फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिस ऑप्शन इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डीयू ओनली। डीयू स्टूडेंट्स शुड फिल देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर ऑफ गिवन स्टेट। ये सिर्फ डीयू के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी वहाँ से कोई ना कोई एमएससी या अदर कोर्स कर रहे हो, तो उनके लिए है ये। ठीक है, आप सबको नहीं भरना है। और स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो देखो, स्कॉलरशिप में बेसिकली क्या है, सेलेक्ट नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्लियर। बेसिकली आपने अगर कोई भी एग्ज़ाम किया हुआ है क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि आपने कोई अदर कुछ भी क्लियर नहीं किया है। ठीक है, ठीक है,
और बेसिकली आपने अगर CSIR नेट किया है या गेट किया है, कुछ भी किया है, तो आप वहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि आपको कितनी फेलोशिप अमाउंट मिली है। अगर अभी तक फेलोशिप अमाउंट स्टार्ट नहीं हुई है तो आप जैसे उसका कितना मिला है वो सारी डेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप फेलोशिप अदर देन नेशनल लेवल एग्जाम। कुछ अदर फेलोशिप्स भी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप दी जाती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो वो DU के स्टूडेंट्स को भी मिलती है, और वो अदर होती है ये आपके CSIR को छोड़ के अलग से बहुत 4-5 फेलोशिप्स मिलती है। तो अगर आपने कोई अदर दी है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो, अगर नहीं दी है तो इट्स ओके। फिर आपका प्रपोजल एरिया ऑफ रिसर्च, यहाँ पे मेन बात है। तो देखो प्रपोजल एरिया ऑफ रिसर्च में देखना आपको क्या भरना है। बेसिकली आपको एंटर द प्रपोजल एरिया ऑफ रिसर्च में आपको ये भरना है कि ये देखो, ये जो है ना एंटर द प्रपोजल एरिया, आपको कहाँ पे रिसर्च करनी है। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से रिसर्च टॉपिक्स अवेलेबल है, उन्हीं में से रिसर्च टॉपिक चूज़ करना जो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो। अपने मन से कुछ भी मत लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो उनके पास में आके पूरे फॉर्म होंगे, ठीक है। जितने भी यूनिट बैठी होगी उनके पास में आपको पूरी फॉर्म की कॉपी होगी, और वो यही पढ़ेंगे कि आपने कौन सा रिसर्च प्रपोजल एरिया चूज़ किया है। जो एरिया चूज़ करते हो उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, तो अगर आपने लिखा है कि को ऑर्गेनिक सिंथेसिस में करना है, तो यू हैव टू नो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है क्या क्या, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग एनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके एप्लीकेशंस, एवरी डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से वो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर प्रपोजल एरिया ऑफ रिसर्च वर्क एंड मेथडोलॉजी इन 500 वर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो ध्यान देना, मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो रही है। अब जैसे कि मान लो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी चूज़ कर लिया, ठीक है, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी चूज़ कर लिया। जस्ट इमेजिन, आई डोंट नो कि उसमें टॉपिक है कि नहीं, जो टॉपिक अवेलेबल है वही चूज़ करना। तो जो आपने प्रपोजल एरिया चूज़ किया है ना, उसकी डिटेल आपको देनी है कि आपको इसमें, आप अभी तक उसमें क्या क्या रिसर्च हुए और आप किस तरह से रिसर्च करना चाहोगे। तो इतना टेंशन मत लो, अगर अभी टाइम नहीं है ना इसमें इतना फाइंड आउट करने का, इतना रिसर्च करने का, तो विकीपीडिया पे या गूगल पे जस्ट सर्च आउट करना कि रिसेंट जो भी उसका जैसे कि रिसर्च गेट वगैरह पे रिसर्च पेपर्स आते हैं, तो वहाँ से उसका बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन निकाल के वो यहाँ पे फिल आउट कर देना कि उसके बारे में आपको कितना क्या क्या नॉलेज है और अभी क्या क्या उसमें रिसेंट रिसर्च चल रहे हैं, ठीक है। मेथडोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी कि ये जैसे आप सर्च करोगे ना ऑर्गेनिक मेथडोलॉजी, तो रिसर्च बेसिकली रिसर्च में जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका आई थिंक एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मेथडोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मेथडोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, और उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल फिल आउट करनी है। नेक्स्ट इज पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, जो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने जिस भी पब्लिकेशन में आपका, अगर आपने कहीं और कोई रिसर्च किया, कई बार MSc में भी हम रिसर्च करते हैं तो उसको आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप अभी एम्प्लॉयड है कि नहीं, ठीक है, करंटली अगर आप एम्प्लॉय है कहीं पे, वो सब आपका सेंटर, आपका डिक्लेरेशन एंड ऑल। एक चीज़ ध्यान देखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझसे ये पूछा कि अगर आपने अभी फॉर्म भर दिया और उसके बाद में आपका JRF क्लियर हो गया तो क्या आपको वो JRF स्कॉलरशिप ऐड होगी। तो ऑब्वियस है कि वो आपकी ऐड होगी। अगर आप बाद में JRF क्लियर करते हो तो भी आपको उसकी स्कॉलरशिप मिलेगी। बस ओनली कंडीशन ये है कि आपने अदर कोई भी स्कॉलरशिप के लिए आप रजिस्टर्ड नहीं हो, नो अदर स्कॉलरशिप। अगर आप पहले से कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है, जैसे कि मैंने बोला कुछ अदर स्कॉलरशिप्स भी होती है, अगर वो आपको मिल गई देन आपका JRF क्लियर हो रहा है तो फिर आपको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पहले से रजिस्टर हो, वो मेंशन हो गया है, ठीक है। और रही बात अदर स्कॉलरशिप्स की, तो वो कौन कौन सी अदर स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। पहले तो आप इसका आराम से फॉर्म फिलिंग करो, और इट्स वेरी अर्जेंट कि आप अच्छे से पहले फॉर्म फिल करो, ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है। सो उसके बाद में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।